चलिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे 3D को, है ना जी। 3D क्या होता है यही सब पढ़ रहे थे हम लोग। 3D का मतलब 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट प्लेन्स को, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, है ना जी। 3 तरह का हमारे पास प्लेन होता है और यही प्लेन पूरे सिस्टम को 8 भाग में डिवाइड कर देता है। इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टेंट, है ना जी। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टेंट। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस मिलके जो एक प्लेन बनाता है, इसको क्या बोलते हैं बोलिए? इस प्लेन का नाम है जेड एक्स प्लेन या एक्जेड प्लेन, जो भी आप कह सकते हैं, दोनों तरह से कहा जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड, ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन। ये थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, जेड एक्स प्लेन। और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वो प्लेन है जो पुराना वाला प्लेन है जो आप पहले से जानते हैं जी। ये वो प्लेन है जिसका नाम है एक्स वाई प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला हिस्सा है। इधर से रंग दें ऐसे, चलो ये वाला हमारा हिस्सा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स वाई प्लेन, जो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी। और तीसरा प्लेन हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं जेड वाई, वाई जेड प्लेन। वाई जेड वर्ड यूज़ करेंगे ज़्यादा बेहतर है। ये हमारा है वाई जेड प्लेन। यही 3 प्लेन है और ये 3 प्लेन मिलके किसी स्पेस को 8 बराबर भागों में बांट देता है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टेंट। ये जैसे ऑरिजिन, इसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन। बोलिए, ये बात समझ में आई? अब अगर मैंने पूछा आपसे, बताओ इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, बताओ एक्स वाई प्लेन का समीकरण क्या होगा? तो सर यहाँ पर इस जगह पर कहीं भी कोई भी दुनिया कोई भी पॉइंट ले लेंगे, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे उस तरफ लो। कल जो बताते फिगर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर हमेशा होगा z बराबर 0। तो क्या सर अगर हम कैलकुलेटर में z बराबर 0 लिख देंगे तो क्या नीचे वाला प्लेन आ जाएगा? तो यस आ जाएगा। देखिए आज प्रैक्टिकल वर्क अभी ज़्यादा करेंगे, हालांकि इसको देखिएगा नहीं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाला खड़ा वाला जेड एक्सिस है। तो अगर सर हम z बराबर 0 लिख देंगे तो नीचे वाला प्लेन आ जाना चाहिए। देखो जैसे मैंने लिखा z बराबर 0, देखो आगे नहीं वाला प्लेन, देखो 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 ये प्लेन देख रहे हैं, ये देखिए नीचे एक तो आ गया ग्रीन वाला। अब देखिए अगर हमने आपसे ये कहा कि इसको लिख दो, ये इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? इस प्लेन का इक्वेशन होगा x बराबर 0 होगा। तो x बराबर 0 पर हमको मिलना चाहिए वाई जेड प्लेन, मतलब एक ऐसा प्लेन जो y एक्सिस से और z एक्सिस से होते हुए गुजरना चाहिए। चलो जी यहाँ पर पुट कर रहे हैं x बराबर 0। ये देखिए देखिए दिखा दो प्लेन, दिख रहा है? 2 प्लेन नचता हुआ 2 प्लेन आ चुका है। अब देखिए तीसरा प्लेन कौन सा होगा बोलिए? ये वाला प्लेन है सर। तो इसका इक्वेशन कैसा होगा बताइए? इसका इक्वेशन बात करेंगे तो सर y बराबर 0, y बराबर 0 वो प्लेन होगा जो x जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा x। चलिए यहाँ पर डालते हैं y बराबर 0। ये देखो थोड़ा सा इसको बीच में करते हैं, यहाँ देखिए। अब ज़रा देखिए ध्यान से, दिखा आठों हिस्सा दिख रहा है आपको? रोकते हैं इसको, देखो 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 देखो, ये पॉजिटिव एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, शॉर्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 ऊपर और 4 नीचे है। टोटल मिला के कितना हो गया बोलिए? 8 हो गया। तो यही वाला फिगर हम कल बनाए थे डायग्राम, और ऐसे आपको दिख भी रहा। घर पर भी जाके सबको प्रैक्टिकल कीजिए कैलकुलेटर। अब टाइम आ गया है कैलकुलेटर पर करने के लिए, है ना? आ रहा है, सेम बन रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नया नया चीज़ सीखेंगे। अभी इसमें हम लोग डिस्कस किए थे इस पॉइंट का, इस वाले एक्सिस का, इस वाले प्लेन का कोऑर्डिनेट कितना होता है जी? सर x का मान होगा, y का मान होगा, z का मान क्या होगा? 0 होगा। यहाँ कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो क्या होगा बोलो? x का मान 0 होगा सर, y होगा और z होगा। इसमें इस जगह पर कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो जी? सर x होगा सर, z होगा सर और y 0 हो जाएगा। ये ध्यान दें आप लोग। इस एक्सिस पर पूछेंगे तो क्या होगा बोलो? x का मान होगा और y और z क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछेंगे तो सर x का मान 0, y का मान कुछ ना कुछ होगा और z का मान 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसके बारे में पूछेंगे तो क्या होगा बोलिए? 0 0 और z हो जाएगा। ऑरिजिन तो आप जान ही रहे हैं। अब रैंडम सा कोई पॉइंट अगर ऑक्टेंट में, कोई सी भी ऑक्टेंट में बैठा हुआ है तो सर उसमें x का मान भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। अगर मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जो x से इतना दूर है, y से इतना दूर है, z से इतना हाइट पर है, तो ये तो हो गया किसी न किसी ऑक्टेंट में घुस जाएगा ये। अभी बात करेंगे तीनों पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, तो ये सर फर्स्ट ऑक्टेंट में आ जाएगा। देखो ऐसे करके देख पा रहे हैं, ये पॉइंट बाहर की तरफ है फर्स्ट ऑक्टेंट में। अब यहीं पर मान लो x निगेटिव हो जाए और y कैसा हो जाए? पॉजिटिव, और z पॉजिटिव हो जाए तो पीछे चला जाएगा ना, पीछे चला जाएगा, इस वाले एरिया में घुस जाएगा जाके, है ना जी। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं नीचे से ऐसे ऐसे रहता है, ये उस वाले एरिया में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम आपको दिखाते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू
एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन, ज़रा सा इसको देखिएगा। ये टॉपिक बच रहा था, फिर आगे बढ़ाएंगे इसके बाद वाला टॉपिक। देखो जी, ध्यान से खाली देखिएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कैसा एक्सिस है बोलिए, जेड एक्सिस है। ये हमारे पास 0 है। फिर से इसको ज़रा बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन, सॉरी एक्स जेड प्लेन, दिस इज एक्स जेड प्लेन। हल्का हल्का फील कीजिएगा इसको। एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर हमारा है एक्स वाई प्लेन, लाल वाला लाल वाला लाल वाला जो आप देख रहे हैं। थोड़ा काम चलाने के लिए हम थोड़ा हल्का हल्का ही हाथ रख रहे हैं इसमें। और ये अपना हो गया वाई जेड प्लेन। हाँ जी, ये हो गया वाई जेड प्लेन, ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं, है ना, ब्लू वाला प्लेन। ठीक है, अब सुनो, अगर हम आपसे ये कहते हैं एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन जो देखो एक्स वाई के पैरेलल हो, तो एक्स वाई के पैरेलल कौन सा प्लेन होगा, ज़रा पहले यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा। देखो ये प्लेन अगर ध्यान से देखिएगा तो ये प्लेन किसके पैरेलल, देखो नीचे एक्स वाई प्लेन, नीचे एक्स वाई प्लेन बैठा हुआ है, नीचे एक्स वाई प्लेन के पैरेलल में है ये प्लेन। तो जो भी प्लेन एक्स वाई के पैरेलल होता है, जेड बराबर कुछ ना कुछ, जेड बराबर 1, देखो जेड बराबर 2, जेड बराबर 3, जेड बराबर 4, एक्स वाई का मान तो फिक्स हो गया। एक्स वाई देखो, एक्स वाई तो नीचे है हमारे पास, अब बदल कौन रहा है, ये ऊपर होगा तो जेड का मान चेंज कर रहा है। बात समझ में आ रही है। एक्स वाई का मान तो नीचे होगा, जेड का मान 1 होगा, तो ये प्लेन खट से ऊपर एक भाग जाएगा, 2 होगा तो खट से एक और ऊपर यूनिट ऊपर, एक और यूनिट ऊपर। यानी अब देखो यहाँ से मैंने कहा जेड बराबर 3, अब सुनो जेड बराबर 3 का क्या मतलब हुआ, जेड बराबर 3 यहाँ भी है, जेड बराबर 3 यहाँ भी है, साइड जेड बराबर 3 यहाँ भी है, जेड बराबर 3 यहाँ भी है, जेड बराबर 3 यहाँ पर इस लेवल पर जेड बराबर 3 बहुत सारे लाखों करोड़ों पॉइंट्स है। उन सारे पॉइंट्स को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, एक तो प्लेन बन जाएगा ना। जेड का मान 3, तो देखो जेड का मान 3 यहाँ भी है, जेड का मान 3 यहाँ भी है, जेड का मान हर जगह ना 3 है। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं जेड का मान 3, तो जेड का मान एक पॉइंट होगा, देखो जेड का मान 3 यहाँ है, जेड का मान 3 यहाँ भी होगा, जेड का मान 3 यहाँ भी होगा। बहुत सारा पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर आपको जेड का मान, देखो इस सारे पर आपको क्या मिलने वाला है, जेड बराबर 3 मिलेगा, ऐसे करके देख रहे हैं। तो ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ये किसके पैरेलल हो गया, नीचे वाले के पैरेलल। तो अगर कोई पूछे आपसे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू देखो ना, क्योंकि यहाँ से हाइट 3 जाना है, तो 3 हाइट पर कितना पॉइंट होगा, 3 हाइट पर देखो यहाँ से इस प्लेन से 3 हाइट पर कितना पॉइंट होगा, बहुत सारा होगा, बहुत सारा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, 3 हाइट पर होगा, 3 हाइट पर। जेड का मान ही डिपेंड कर। अब ये सारे पॉइंट्स को अगर मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, एक तो समतल बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन देखो नंबर 1 में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। अगर आपसे पूछे एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन बताइए, तो सीधे बोलिएगा सर जेड बराबर कुछ ना कुछ होगा, अभी हमको नहीं पता तो जेड बराबर ए लिख दो, जेड बराबर सी लिख दो। जैसे याद है आपको पढ़ाया था ये वाला, देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वाई बराबर सी ना बता दें, वाई बराबर प्लस माइनस भी सी हो सकता है, प्लस करेंगे तो ऊपर जाएगा, माइनस करेंगे तो नीचे जाएगा। याद कीजिए 2D में इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो बोलते हैं एक्स बराबर सर सी या एक्स बराबर माइनस सी, ऐसे तो जाता है। उसी तरह से अगर बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का जो पैरेलल में प्लेन होगा वो सीधा जेड का मान कुछ ना कुछ होगा। तो देखो जैसे हम आपसे पूछेंगे, हाँ ये फिगर बना हुआ ही है तो और अच्छा है। देखो जैसे मैंने कहा z बराबर 2, देखो जी जैसे z बराबर 2 लिखेंगे ना, और जब प्लेन में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, जैसे z बराबर 2 लिखेंगे तो एक ऐसा प्लेन आ जाएगा जो एक्स वाई से 2 यूनिट ऊपर होगा। देखो 2 यूनिट, देखो पीला वाला देख पा रहे हैं आप, देखो वो 2 यूनिट आ गया। और जैसे x बराबर z बराबर 3 लिखेंगे ना, z बराबर 3, देखो z बराबर 3 लिखेंगे, एक और प्लेन आ जाएगा, उससे 1 यूनिट और ऊपर भाग जाएगा। ठीक है ना, देखा आपको एक और प्लेन आ गया है 1 यूनिट और ऊपर। जैसे मैंने कर दिया z बराबर -2, तो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये खट से आ जाएगा एक तो प्लेन नीचे में, z बराबर -2, देखो ओहो इसी में लिखा गया z बराबर -2, देखो आ गया ना, नीचे आ गया। एक लाइन से आपको प्लेन दिख रहा होगा, 3 ठो, एक तो मेन प्लेन है, एक तो ऊपर है, एक तो नीचे आ गया। तो कहने का मतलब z बराबर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो ये किस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर az बराबर a है तो ये एबव द एक्स वाई प्लेन होगा, और अगर मान लीजिए ऐसा z बराबर -a है तो बिलो द एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन से नीचे चला जाएगा। ये बात समझ में आई। अब जैसे मैंने कहा आपसे बताइए इक्वेशन ऑफ ए
पैरेलल टू, अब मेरे ख्याल से आप खुद बता सकते हैं, पैरेलल टू, जैसे मैंने कहा ZX प्लेन के पैरेलल, ZX प्लेन के पैरेलल या XZ प्लेन या ZX लिखो, हाँ ZX प्लेन के पैरेलल हमको एक इक्वेशन बताना है एक प्लेन का, तो सीधा बोलेंगे सर y बराबर a या y बराबर c, जो भी लिख दो, या y बराबर माइनस a, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। अब देखो जैसे y बराबर डालेंगे, देखिए y बराबर 2, देखो y बराबर 2 आ गया यहाँ पर, देखो 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 ये देखो, इसके बराबर में तो प्लेन खट से आ गया है, यहाँ देखिए, ये देखिए 2। जैसे y बराबर 5 करेंगे तो उधर शिफ्ट कर जाएगा, देखो उधर चला जाएगा। जैसे करेंगे y बराबर 5, देखो 5 यूनिट चला गया उस तरफ। y बराबर मान लीजिए मैंने कर दिया, y बराबर लिख दिया मैंने -3, देखो इधर आ जाएगा, आ गया ना y बराबर -3, इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, एक लेंथ प्लेन आ गया एकदम खट खड़ा हो गया आके, है ना। तो जब भी कभी लिखा रहेगा y बराबर a या y बराबर -a, तो वो प्लेन कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा इस वाले के पैरेलल, इधर इतना दूर इधर जा रहा, y का मान बढ़ रहा है, y पर बढ़ेगा या y पर इधर जाएगा, ऐसे दूर हट रहा है इधर से, ठीक है। अब ज़रा से ये बता दीजिए नंबर 3 में क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू क्या बोलेंगे, पैरेलल टू YZ प्लेन या ZY प्लेन, YZ ही लिखिए, YZ प्लेन के जो पैरेलल होगा तो x से दूर हटेगा, यहाँ से इधर या उधर होगा, यानी कि x का मान कुछ ना कुछ होगा, x बराबर a या x बराबर -a। अब यहाँ ज़रा फील कीजिएगा इसको, जैसे मैंने कहा इस प्लेन से, देखो इससे x बराबर 3, तो x बराबर 3 देखो एक पॉइंट यहाँ पर होगा, x बराबर 3 यहाँ भी होगा, x का मान 3 यहाँ भी होगा, x का मान 3 यहाँ भी, x का मान यहाँ पर लाखों करोड़ों पॉइंट्स ऐसा होगा इस जगह पर जिसका डिस्टेंस जब यहाँ से नापिएगा तो x बराबर 3 आएगा आपका। तो वो सारा पॉइंट मिलकर क्या बना देगा, एक तो प्लेन बना देगा, प्लेन। सारा पॉइंट्स को मिला दीजिए तो सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। जैसे मैंने कहा, देखो जैसे मैंने कहा x बराबर 2, देखो जी x बराबर 2 कहाँ दिख रहा है आपको, सब मिल गया एक दूसरे में ना। चलो हटाओ इसको, ओ है ये, चलो हटाओ, ऐसे ही डायरेक्ट देखो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस दिख रहा है वही वाला। अब जैसे मैंने लिखा x बराबर 2, देखिए आ गया x बराबर 2, जैसे लिख रहे हैं तो ये चला गया आपका कितना, x बराबर 2, y इस प्लेन के YZ प्लेन के पैरेलल आ गया, YZ प्लेन के देखो पैरेलल आ गया 2 यूनिट दूर, देख रहे हैं YZ प्लेन देखो सामने है, देखो जी ये है y और ये है z, YZ प्लेन सामने है और उसी से ऐसे खड़ा आ गया, वही मतलब ये है कॉपी आ गया सामने में। तो कहने का मतलब जब भी कभी ऐसा होगा, ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो पैरेलल होता है दो बचे हुए प्लेन के। जैसे मैंने कहा x बराबर a, तो ये किसके प्लेन होगा, YZ प्लेन के पैरेलल होगा। ये y बराबर a, इसका मतलब ये XZ प्लेन के पैरेलल होगा। z बराबर a मतलब XY प्लेन के पैरेलल होगा। चलिए लिखिए तो इसको, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे हुआ सवाल, x बराबर c ऐसे पूछेगा, x बराबर 3, बताइए ये प्लेन किस प्लेन के पैरेलल होगा, YZ प्लेन के पैरेलल होगा। YZ प्लेन के पैरेलल कितना यूनिट दूर होगा, तो 3 यूनिट दूर होगा। सिर्फ अगर आप बनाना चाहिएगा तो देखो जी, अगर हम इसका फिगर बनाएंगे, इसका फिगर देखो XY प्लेन, तो Z बराबर बनाना है इतना, तो यहाँ से बनाना होगा आपको ऐसे। देखो ये वो प्लेन है जो इतना हाइट पर है, दिख रहा, क्या फील आया आपको, ये ऊंचाई की तरफ जा रहा है, ऐसे है प्लेन, नीचे वाले प्लेन का देखो पैरेलल है। अच्छा अगर आपको बनाना होगा ये वाला प्लेन, तो y बराबर a, तो फिर ये जाएगा इस तरह से दीवार, ऐसा दीवार बनेगा, देखो जी ये दीवार, इसको देखो और इसको देखो, दोनों पैरेलल है आपस में, है ना, ऐसे करके यही हमारा एक्चुअल में फिगर। और एक और बनाना चाहे तो बना सकते हैं आप, x बराबर a, तो x बराबर जब a बनाइएगा तो ये कहीं यहाँ पर आएगा जी, इससे दूर भागेगा चकुट्टा, ऐसे करके देखो इस प्लेन को देखो, ये प्लेन थोड़ा सा अच्छा फील आएगा, देखो ये ऐसे, वो उसके सामने वाले के पैरेलल। दिस इज़ x बराबर a, ये है x बराबर a, ये है y बराबर a और ये है z बराबर a है। ऊपर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 3D ऐसे भी आपको दिमाग में आ गया है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, बस हमको वही दिखाना था कि ऐसा ऐसा हो रहा है जी यहाँ पर। फिर प्लेन में जाके हम लोग इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। मिटाएं क्या इसको, ये पूरा आर पार है ना, ये प्लेन कैसा है, पूरा आर पार, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही सा, देखो ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, पूरा आर पार,
ये पूरा पार हो गया है ऐसे करके, ये अंदर चला गया, ये अंदर है ना, पूरा प्लेन है, पूरा आर पार है। हटाएं इसको। चलिए लिखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू, या सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसमें कैसे लिखा है, मोटा मोटी चीज़ आप जानते हैं 2D में। 3D में हम सिर्फ बता देंगे, देखो 3D में ऐसा होता है, 2D में ऐसा होता है, 3D में ऐसा होता है, बस तुरंत आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, सम रिजल्ट ऑन पॉइंट्स इन स्पेस, या देखो ना सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सीधा ऐसे लिखे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। देखिए इसमें सबसे पहला जो रिजल्ट है उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले से भी आप लोग जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं जी दूरी सूत्र। इससे पहले जो हम लोग दूरी सूत्र पढ़े हैं वो डिस्टेंस पढ़े हैं कहाँ पर, प्लेन में, एक्स वाई प्लेन होता था ना, प्लेन होता था। यहाँ पर क्या है, 3D फिगर है, हाँ प्लेन जब बोलते हैं तो एक्स वाई प्लेन था, यहाँ पर 3 प्लेन है, एक्स वाई और जेड। तो फिगर जो बन रहा है वो 3D में बन रहा है जी। तो 3D में सर फिगर कैसे फील लेंगे डिस्टेंस का, देखो अगर आप फील लेना चाहें तो हल्का सा फील ले सकते हैं। देखो ये x है, ये y है और ये z है। स्पेस में 2 पॉइंट है, दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, स्पेस में जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ, तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना। जिस तरह से हम लोग x एक्सिस y एक्सिस पर पढ़ते थे, याद कीजिए ऐसे ऐसे होता था, एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तो a x1 y1 होता था और b क्या होता था यहाँ पर, b x2 और y2। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता था, बोलो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। याद आ रहा है ये वाला एकदम याद होगा आपको, 10th में पढ़े आप लोग। अब सवाल ये है कि सर ये तो 2D में था, एक कागज़ के एक पन्ना में था, ये तो 3 पन्ना है, हवा में है। एक पॉइंट जैसे यहाँ पे बैठा हुआ मेरे ट्राइपॉड के पास, एक पॉइंट मान लो वहाँ पर है पंखा का जो हेड लटक रहा है, तो उसके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना, वो वाला का दो, वो वाले का दो होगा ना डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस कैसे नापेंगे, तो अब आ गया 3D की बात हो गई। तो मान लेते हैं एक वो हिस्सा है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है मेरा ट्राइपॉड। ठीक है, एक पॉइंट पहले यहाँ मानते हैं, 3D में हम हल्का सा दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। अगर आ गया व्यू तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो डायरेक्ट भी काम चल जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट बैठा हुआ कहाँ पर बोलिए, यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम मैंने लिखा है ए, इसको लिखा है x1 y1 और z1। पहला पॉइंट फील कर रहे हैं, बाहर निकला हुआ इस जगह पर, देखो इस जगह पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा एक बार में। और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं यहाँ बैठा हुआ है जिसका नाम है b, x2 y2 और z2। अच्छा फील अगर आ गया आपको तो मज़ा आ जाएगा समझने में। देखो जी यहाँ पर होगी हमारे पास वो पॉइंट जो दूर बैठा हुआ है, थोड़ा सा पंखा वाला, उधर पंखा वाला, हाँ। अब दोनों पॉइंट आपको दिख रहा है हवा में हल्का हल्का भी फील आ रहा है, हवा में दोनों पॉइंट का दिख रहा है हवा में। वेरी गुड। चलिए यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसी दोनों के बीच का तो डिस्टेंस निकालना है हमको। ये देखिए हवा से हवा में दिखा हवा से हवा में। और अगर ना दिखा तो एक और तरीका मेरे पास, देखो जी ये पॉइंट पूरा हवा में है, तो लो इसको पूरा बना दो हवा में। देखो ये आ गया क्यूबाइड का एक कॉर्नर, कहाँ पर, इस पर आ गया। ठीक है, और बाहर वाला जो क्यूबाइड है वो इसको बनाइए, कवर कीजिए। ये भी 3D है, दोनों 3D फिगर है ना। अब देखो दोनों का कॉर्नर देखो अब आपको अच्छा थोड़ा फील आएगा, है ना। ये एकदम कोना से कोना, एक तो अंदर में बैठा हुआ क्यूबाइड, देखो एक तो छोटा ऐसा क्यूबाइड यहाँ बैठा, उसका एक कोना, और एक तो उसका बड़ा वाला कोना से कोना दोनों का मिल रहा है, वही डिस्टेंस निकालना है। यही चीज़ है, फील कर पाए इसको फील कर पाए, ये निकालना हमको। इसको बढ़ाओ आगे z एक्सिस, है ना। हल्का हल्का इसको बनाने, हल्का एकदम हल्के हाथ से बनाइएगा। इसको बनाइएगा भी तो हल्के हाथ से, मेन हमारा सिर्फ ये 2 पॉइंट है। ठीक है, इसको बनाना भी है तो मैं हल्के हाथ से फील कर पा रहे हैं सामने से, 2 पॉइंट है। अब सुनो, ये पॉइंट हमारे पास है x1 y1 z1, और ये पॉइंट कौन सा बताइए, x2 y2 और z2 है। तो इसका जो डिस्टेंस निकलता है ना, डायरेक्ट याद रखना डिस्टेंस फार्मूला, a और b के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ एक एक्सिस और इन्वॉल्व हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बस z एक्सिस भी उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, लिखे तो पहले इसको,
फिगर हल्का सा आप कंसेप्ट समझने के लिए बना सकते हैं, अगर मन करे तो। मुश्किल लग रहा तो फिगर छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर सीधा ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला नंबर 1 में डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें स्पेस में, एक पॉइंट यहाँ बैठा हुआ है सर x1 y1 z1 है, और दूसरा पॉइंट यहाँ बैठा हुआ है x2 y2 और z2 है। इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा बस। पहले हमारा x1 y1 होता था, अब यहाँ x1 y1 और z1 3 पॉइंट आ गया है, 3 पॉइंट आ गया बस। वो पकड़ में आ रहा है, वो डायग्राम समझ में आ रहा है अच्छे से ना? वो अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक काम ये कर सकते हैं, उसका दिमाग ठीक लगा रहा है सर, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ या पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी है ना, और ए भी निकाल लेंगे, ए बी वेक्टर निकाल लिया, ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे है ना। तो जब ओ ए निकालिएगा आप तो कितना आएगा? अभी हम आई जे के में नहीं जा रहे हैं, कहीं भी अभी आई जे के का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी जो रेडी आपने पढ़ा अभी कहीं पर लिखे आई जे के नहीं लिखे हैं, तो अभी आई जे के का बिना यूज़ किए हम जानना चाह रहे थे। तो इसका कहना सही हुआ कि सर ओ ए निकाल लेंगे, एक्स आई और वाई जे और कितना होगा बोलो जेड के, तो कट से आपको दिख जाएगा। देखो वेक्टर का यूज़ करके कितना जल्दी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x2i y2j और कितना होगा बताओ z2 के। तो अगर हम बोलेंगे ए बी का मान निकालिए, ए बी वेक्टर, तो आप बोलिएगा सर ओ बी माइनस ओ ए, यहाँ ध्यान दीजिएगा अभी। तो ओ बी माइनस ओ ए का मतलब सर x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 और j और z2 माइनस z1 कितना होगा k। तो इसका मैग्नीट्यूड तो यही ना है मैग्नीट्यूड, ए से लेके बी का डिस्टेंस। देखो वेक्टर से तुरंत से निकल गया। अगर हम वेक्टर न लगाना चाहें देखो कैसे निकालेंगे, वेक्टर लगा दें, छोड़ दें मतलब समझ गए आप लोग, समझ गए। वरना ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपका देखिए 3D व्यू अगर अच्छा होगा तो यहाँ से देख सकते हैं। ज़रा इस पॉइंट का नाम बताओ तो जी, फलक बताओ तो इस पॉइंट में क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, x का मान होगा, y का मान होगा, z का मान 0 होगा, चूंकि ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन है ना जी, एक्स वाई प्लेन। सर x होगा तो x होगा तो कितना x1 y1 और z0, तब ना जब z नापेंगे तो z1 ऊपर चला जाएगा। अभी हम यहाँ नीचे हैं तो यहाँ बताओ कितना होगा जल्दी से, x2 y2 और z कितना होगा बताओ 0, चूंकि z ऊपर जाएगा तो z2 बनेगा नया पॉइंट। तो इस पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ पर 2 पॉइंट है। अब सुनो, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 2D प्लेन ना हो गया। 2D में x y, तो इसका लंबाई कितना होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बताओ जो लंबाई इसका होगा वही लंबाई इसका होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ये लंबाई बराबर, और ये जो है ना 90 डिग्री है आपस में, ठीक है। देखो जी ऐसा कुछ है, ऐसे है ना, ये ऐसे है और यहाँ से यहाँ का हम डिस्टेंस ऐसे लिख रहे हैं। देखने में भले लग रहा है कि ये सही टेढ़ा हो गया, लेकिन है असल में ये सीधा 90 डिग्री है। तो अब बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस है z2, और यहाँ से यहाँ तक कितना बताओ z1। देखो ये डिस्टेंस है z1, देखो यहाँ पर z1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना z2 माइनस z1। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। तो इतना का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट ये रूट खत्म, इसको जुड़ जाएगा ये वाला चीज़ आके। इसमें आया हल्का सा फील आया, आ गया तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है। आपको याद रखना सुनो ऐसे कि डिस्टेंस फार्मूला सर 2D में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 3D आएगा तो सर z वाला ऐड हो जाएगा, याद रखेगा इतना सा। अब इसी का कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करके जानबूझ के बता रहे थे आपको डिटेल में। अब लिखेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला। अब बताइए सेक्शन फार्मूला क्या होता था, पहले 2D में याद कीजिए। यहाँ पर अगर हमारे पास a रहता था x1 y1 और यहाँ रहता था b x2 y2, चूँकि इसका जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ m है, यहाँ n है, तो m गुना होता था x2 से, n गुना होता था x1 से, याद है। p का पॉइंट लिखते थे हम लोग m x2 n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, इसमें x1 y1 और z1, एक ठो और ऐड हो गया। दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2, एक ठो और एक्सिस ऐड हो गया। मान लीजिए m है, मान लीजिए n है, p का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलिए, mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो इसमें z भी ना आ गया, तो इसे लिखेंगे mz2 nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। हो गया तीनों। जब भी आएगा तो 3 पॉइंट ना आएगा इसमें, एक दो तो आएगा नहीं, तो 3D है कुछ नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल डिवीजन, नहीं इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन।
और एक और फॉर्मूला इसमें बन जाएगा, ये हो गया बी नंबर। अगर ये वाला पॉइंट बाहर निकल गया तो क्या लिखते हैं बोलिए, mx2 nx1 यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अच्छा वेक्टर में भी तो पढ़वे किए अभी हम लोग उसको, दो वेक्टर है ना। चलो जी, वेक्टर में भी अभी पढ़े ही था। तो my2 ny1, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, m-n और mz2 nz1 डिवाइडेड बाय m-n, बस और कुछ नहीं। इसको एक्सटर्नली हो जाएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पर एक्सटर्नली। अलग से इसको प्रूफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नली के लिए माइनस, इंटरनली के लिए प्लस हो जाएगा बस। इस डायग्राम को मिटाएं, ये सब अभी डायग्राम बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वेक्टर से समझ गए, ये अच्छी बात है। कुछ लोग वेक्टर को अच्छे से पढ़े हुए हैं जी, तो पकड़ लिए तुरंत सर की डिस्टेंस हम लोग वेक्टर से भी निकाल सकते हैं। अभी सारा वेक्टर वाला कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन में सबको अप्लाई करने वाले हैं। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग थ्योरी का, वेक्टर भी घुसेगा धीरे धीरे आके, आई के सब सटेगा इसमें भी आके। चलो जी, इसके बाद हम लोग पढ़े थे मिड पॉइंट का फॉर्मूला, याद है? मिड पॉइंट मध्य बिंदु मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। दो पॉइंट के बीच का मध्य बिंदु निकालना है, बीचों बीच में। तो अब यहाँ पर आने वाला z, मान लीजिए यहाँ पर है a x1 y1 z1, और यहाँ पर है जी b x2 और y2 और z2। हमको चाहिए एकदम बीचों बीच में पॉइंट, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, x y z इसका मान चाहिए। तो क्या मतलब हुआ सर, m और n बराबर हो जाएगा, इस तरफ अब हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 7 तो 7, दोनों m n बराबर होगा, कट जाएगा, तो x भी रहेगा, y भी रहेगा और z भी रहेगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलिए, कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, सेम वही काम, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 और z1। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है, दो पॉइंट दे देगा, बोलेगा बताओ मिड पॉइंट क्या होगा, लेकिन 3D में रहेगा सब। 2D में तो आप लोग 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, अब सब रहेगा 3D में। तो वही कहानी है, पहले एक्स वाई होता था, अब एक्स वाई जेड ऐड हो रहा है, बस इतना से याद रखिएगा। ये सब हो रहा है काम स्पेस में और कुछ नहीं है। चलिए जी, इसके बाद पढ़े थे एक तो सेंट्रॉइड, याद है? हाँ, पॉइंट दे दिया एक्स वाई जेड पूछ देगा तब कुछ भी पूछ सकता है, पूछेगा 12 के हिसाब से। अब हल्का हल्का इतना नहीं पूछेगा कि एक्स वाई का मान निकालिए, अब वेक्टर वेक्टर सब घुसेगा जिसमें धीरे धीरे, है ना, एकदम हल्के ना पूछ लेगा। पूछता है हल्का भी सवाल भी, 10-12 सवाल एकदम डायरेक्ट हल्का हल्का रहता है। जैसे पूछेगा क्वेश्चन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ये क्या हल्के ना सवाल है, तो ऐसा भी पूछता है। हाँ, पहले आपका आदत लगाएगा, उसके बाद देगा एकदम भारी भारी सवाल पीछे से। तो घबराना नहीं है, टेंशन न लेना। सुनिए, आपको याद है सेंट्रॉइड पढ़े थे हम लोग, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, किसी को थोड़ा तो भी याद है? हल्का भी धीमा धीमा। अगर 2D प्लेन में होता था a x1 y1 x2 y2, तो इसको सीधा हम लोग सेंटर का क्या बोलते हैं, मेडियंस का जो कटिंग पॉइंट होता है वही कहलाता है ना। तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करते थे, वेरी गुड। तो यहाँ भी वही कहानी होगा। यहाँ पर x1 y1 z1 था, है ना जी। यहाँ पर क्या था, x1 और x2 था, x1 और x2 था। यहाँ पर x1 y1 यहाँ x1 x2 x3 3 तो आ जाएगा, y1 y2 y3 आ जाएगा, z1 z2 और z3, और डिवाइड वही 3 से होगा। यहाँ पर जो ट्रायंगल बनता है ना, इसको फिल कीजिएगा। यहाँ पर जो ट्रायंगल स्पेस में बनता है, देखो जी, यहाँ पर ट्रायंगल कुछ ऐसा है, 1 2 3 ऐसा पॉइंट है, किसी प्लेन में नहीं है, स्पेस में है, तीनों प्लेन को कवर करता है। उसके बीच में भी एक पॉइंट होगा ना, वो ट्रायंगल के बीच में, जहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, मान लो ये ट्रायंगल हमारा है बीच में, देखो ये इस जगह पर है, तो इसका बीचों बीच में तो पॉइंट सेंट्रॉइड तो होगा ना कहीं ना कहीं। तो वो सेंट्रॉइड कहाँ होगा, उसी को निकालना आपको। तो वो सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, तो उसके लिए बोलेंगे सर इसका सेंट्रॉइड जो होगा, इसको हम लोग ओ से डिनोट कर देंगे। ओ हो जाएगा हमारे पास, अगर ये पॉइंट दिया गया, दिया रहेगा आपको x1 y1 और z1, दूसरा पॉइंट दिया रहेगा x2 y2 और z2, और तीसरा दिया रहेगा c x3 y3 और z3। इसका ऐसे रेयर केस में यूज़ होता है, तो उतना टेंशन न लेना। x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 y2 y3 डिवाइडेड बाई 3, और क्या लिखेंगे, z1 z2 z3 डिवाइडेड बाई 3। बस इसमें एक तो एक्सिस और जुड़ जाएगा। लिखिए तो इसको, इसी के साथ बेसिक होता है जी कंप्लीट। फिर से आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हाँ, ये सब 11th के हिसाब से, और समझो 3D का एकदम बेसिक चीज़ था। मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और कोऑर्डिनेट पहचानना, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन लिखना, या ऑक्टेंट पहचानना, ये सब एकदम बेसिक क्लास था। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर।
लिखिए सम रिजल्ट ऑन लाइन इन स्पेस, सम रिजल्ट ऑन लाइन इन स्पेस। स्पेस में अगर एक लाइन है तो उसका रिजल्ट देखिए क्या क्या बनने वाला है। मिला दे सब ना हुआ है ना, जल्दी लिखो, पहले लिखो इत्मीनान से, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। याद कीजिएगा 2 टर्म मैंने आपको बताया था, एक टर्म होता है जी डायरेक्शन कोसाइन और एक होता है डायरेक्शन रेशियोज। अब बारी आ गई है उसका पूरा डिटेल में उसको सीखने के लिए, और इसका सवाल वगैरह अच्छा भी आएगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, मान लीजिए गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह सब हम पहले बता चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अब इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग अच्छा खासा क्लास ले चुके हैं, एक्स वाई और जेड, तो इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएंगे। देखो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है पी, यहाँ ध्यान देंगे पी लिखा हुआ एक्स वाई और जेड है, तो ये पॉइंट कुछ ना कुछ तो दूर होगा एक्स एक्सिस से, कुछ ना कुछ दूर होगा वाई एक्सिस से, कुछ ना कुछ दूर होगा जेड एक्सिस से। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। बिल्कुल होगा सर, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है, एकदम होगा। ये देखो ये हमारा है। अच्छा, इसको हम ऐसा एक्स वाई नाम न लिख के ऐसा करते हैं, यहाँ पर नाम लिखते हैं ए बी और सी, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी हमारा यहाँ पर नंबर है, इसलिए ए बी सी, तो यहाँ पर हमारा ओ हो गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, एक्स एक्सिस में जो नापाया वही ना होता है जी, तो यही तो ए होगा। अरे ये दूरी जो है ये ए है, ए कितना दूर गया एक्स एक्सिस पर नापा, कितना दूर वाई पर नापा गया है तो इसका नाम बी है, और कितना दूर जेड पर नापा गया तो इसी का मान कितना है, सी है। पता चला 3 4 5, एक्स पर 3, वाई पर 5, जेड पर 4, कुछ ऐसा हो सकता है, वही ए बी सी लिखा मैंने। तो बताइए ये एक लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, ओ पी को अगर मिला देंगे तो ये एक लाइन बन रहा है ना जी। अच्छा, जैसे ये लाइन बना है सर, तब ये लाइन फिर एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ एक एंगल बनाएगा। एक्सिस के साथ हम कह रहे हैं कि पॉइंट अगर यहाँ पर है तो इसका अपना अलग एंगल होगा, एक पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो उसका अलग एंगल होगा, एक पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो उसका अलग बनना है, कोई क्यूबाइड उसके लिए अलग एंगल बनेगा। हर लाइन, कोई भी लाइन है, एवरी लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अभी मैंने माना एक पॉइंट यहाँ पर है जिससे ये वाला लाइन फॉर्म कर रहा है और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। ये पॉइंट जैसे खिंचका दीजिएगा यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा नीचे का, ये जैसे ऐसे खिंचकेगा सब कुछ बदल जाएगा। ये पॉइंट नीचे अगर आ गया, इधर अगर, तो सब कुछ बदल जाएगा ना। हर लाइन एक एंगल, फिक्स एंगल बनाता है तीनों एक्सिस के साथ। तो फिलहाल के लिए जो एंगल बना रहा है इसको मैंने नाम दिया है अल्फा, इसको नाम दिया है बीटा, इसको नाम दिया है गामा, जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्फा बीटा गामा बना रहा है। फिगर को अगर कंप्लीट कर देंगे तो फिगर कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखो जी, अभी रफे फिगर बनाएंगे, इसका कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करने वाले हैं कि बैठ के इसको निकालने लगेंगे हम लोग, ऐसा बिल्कुल भी कुछ करने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये पहले से हम लोग कैलकुलेट किए हुए निकाले हुए। ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा, ये हमारा गामा है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्शन कोसाइन की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो लाइन हमारा कौन सा है, यहाँ पर लाइन की बात करेंगे तो लाइन है सर ओपी, है ना जी। ओपी हमारा यही है मेन लाइन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओपी का ओ का कोऑर्डिनेट है 0 0 और पी का कोऑर्डिनेट कितना है, ए बी सी है। तो यहाँ पर लेंगे इफ़ ए लाइन, और लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, यही है ओपी। लाइन लिख दिया, ओपी लिख दिया साथ में। मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है रेस्पेक्टिवली। देन तब हम लोग बोलेंगे सर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या कहलाता है, आर कॉल्ड, ये सब बात आप पहले से जान रहे हैं, कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ऑफ द लाइन लिख दो, मैंने उसी लाइन के बारे में बात हो रहा, ऑफ द लाइन लिख दो या लिख दो ओपी। एंड
इट इज़ डिनोटेड बाय, बोलिए किससे डिनोट करते हैं इसको, याद है? इट इज़ डिनोटेड बाय LMN। चूँकि आप बहुत पहले इसको पढ़ाए हैं, लगभग हमको लगता है कि 20 दिन हो गया होगा, इसलिए थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं पीछे का, ये अब आएगा, अब बार बार इसका यूज़ करेंगे, तो एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं आप, हो सकता है हल्का दिमाग से निकल गया। LMN, तो बताइए यहाँ पर कितना हो गया, L बराबर कॉस अल्फ़ा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर क्या हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा। और याद कीजिए यही L बराबर कॉस अल्फ़ा की जगह पर आप लिख सकते हैं A बाय अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C, इसको याद आया? L का एक BC के साथ रिलेशन है ना, चलो जी इसी के साथ M बराबर बोलेंगे सर कॉस बीटा, और कॉस बीटा ही किसके बराबर होगा, B बाय अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C। B कहाँ से आएगा सर, ABC, अरे जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को मिला के लाइन बन रहा है ओरिजिन से, वही तो पॉइंट पकड़ाएगा, और क्या। तो हमारे पास ये हो गया, और N बराबर क्या हो जाएगा बोल दीजिए, यहीं पर लिख सकते हैं आप LMN, एक लाइन से लिख दें क्या, चलो n बराबर कितना होगा, कॉस गामा, ये होगा C बाय अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। बात समझ में आई? ये है हमारा 3 तो फॉर्मूला। किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर कोई आदमी बता दे आपको, तो क्या उस लाइन का एंगल बता सकते हैं, x के साथ, y के साथ, z के साथ? हाँ सर आराम से बता सकते हैं। घुमा के खाली पूछ रहा है आपसे, मान लीजिए कि कोई लाइन एंगल बना रहा है 45 डिग्री, एंगल बना रहा है बीटा का मान 60 डिग्री, और एंगल बना रहा है मान लीजिए गामा का मान है 30 डिग्री। बोलेंगे बताइए यहाँ पर 45 डिग्री कर देते हैं, चलो जी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो बोलेंगे बताओ इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो सर कुछ नहीं, इसमें कॉस अल्फ़ा लगा दीजिए, कॉस बीटा लगा दीजिए, और कॉस क्या लगा दीजिए, गामा लगा दीजिए। तो सर कॉस 45 हो गया, अब कॉस कितना हो गया बोलो जी, 60 हो गया, अब कॉस कितना हो गया, ये 30 हो गया। सर इसका मान हो गया 1/√2, इसका मान हो गया 1/2, इसका मान हो गया √3/2। यही है L, यही है M और यही है N। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे मान लिया मैंने कहा कोई लाइन x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का, z के साथ 30 डिग्री बना रहा है। इस बात को ना बोल के हम बोल रहे किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1/√2 है, 1/2 है और √3/2 है। क्या मतलब हुआ, 1/√2 का मतलब क्या, cos लगने के बाद 1/√2 आएगा, इसका मतलब सर 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। 1/2 का मतलब क्या सर, जरूर 60 डिग्री बन रहा होगा, तभी तो cos लगने के बाद ही डिफाइन होता है। इसीलिए आप घुमा के आपसे ये कहा जाएगा, मान लो किसी लाइन का बोलेगा डायरेक्शन रेशियो 1/2 है, √3/2 है, बोलेगा यहाँ पर 1 है, तो क्या एंगल बन सकता है, तो बोलेंगे सर अच्छा ये वो लाइन होगा जो x के साथ बनाएगा 60 डिग्री, y के साथ बनाएगा 30 डिग्री और z के साथ बना रहा होगा 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है, तो 0 डिग्री हो रहा होगा। आपको अब ऐसा देख के पहचानना, मतलब नाक को ऐसे घुमा के पकड़ रहा है, डायरेक्ट ना पकड़ रहा है, ऐसे घुमा के बोल रहा है कि कोई लाइन है x एक्सिस के साथ 0 डिग्री, 0 0 1, इसका डायरेक्शन कोसाइन है। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब x के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, डायरेक्शन कोसाइन दिया ये। y के साथ भी 90 बना रहा होगा, z के साथ कितना बना रहा होगा, 0 डिग्री का एंगल, चूंकि 1 हो गया। तो ये किस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, ये उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है जो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री, y एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री और z एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। हाँ, अगर एंगल पूछ देगा तो बोलेंगे सर π/2 और 0 डिग्री। बात समझ, ये है एंगल, ये है डायरेक्शन कोसाइंस। बात समझ में आ रही है, पहचान जाइएगा। डायरेक्शन कोसाइन दिया तो एंगल निकाल सकते हैं, एंगल दिया तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रिलेशन अभी लिखेंगे। हो गया सबका, लिख रहे थे मेरे साथ, नहीं लिखिए हो। चलो जी, नोट में एक तो बात बिल्कुल ठीक याद दिलाया आप, यहीं पर हम लोग चिपकाएंगे। और ये बात कर चुके हैं हम लोग प्रूफ, ठीक है, दोबारा से नहीं करेंगे। L² प्लस M² प्लस N² बराबर कितना होता है बोलो, 1 होता है, 1। याद है, याद आया, और याद नहीं भी तो याद आ गया होगा। अब आपको पढ़ा चुके हैं, इसको प्रूव कर चुके हैं, तो इस बार टाइम बिल्कुल नहीं लगाने वाले हैं। पूरा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग वाली क्लास में, जिस वक्त आया था पहली बार डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। वही टर्म है, सिर्फ यहाँ पर IJ के अभी यूज़ नहीं हो रहा बस। और क्या था यहाँ पर, एक और चीज़ पढ़े थे, इसको भी लगा सकते हो। यस cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा, चूंकि ये cos अल्फा ही तो है, L M cos बीटा cos गामा। यस, इसको भी लिख लीजिए cos स्क्वायर गामा। अब इस पर सवाल सब आएगा भी, अच्छा ये भी होगा 1 के बराबर होगा। यस, बिल्कुल लिख दीजिए इसको। चलिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पिछले बार बताए होंगे, लेकिन उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं किए होंगे। अब देखिए यहाँ पर नोट में लिखिएगा, इसको नोट में लिखेंगे।
अब यहाँ पर ये ज़रूरी हो गया डिस्कशन जी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा एक्स एक्सिस जो है एंगल कितना बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ। मान लीजिए एक लाइन यहाँ पर है, घूम के यहाँ पहुँचा दिए, तो ये वो लाइन हो गया ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस इटसेल्फ। वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस का ही पूछ दे डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या होगा, कोई भी लाइन अपने साथ कितना एंगल बनाता है, 0, वाई के साथ कितना बना है 90, और जेड के साथ कितना बना रहा है 90। तो अगर कोई पूछे आपसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले एंगल पकड़ो। सबसे पहला एंगल बनेगा 0 डिग्री, फिर बनेगा सर 90 डिग्री वाई के साथ, और जेड के साथ भी कितना बनेगा 90। अल्फा बीटा और गामा, कॉस लगा दीजिए फटाफट सब में, कॉस 0 कॉस 90 और कॉस कितना हो जाएगा बोलिए 90। तो अगर कोई पूछे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस तो होगा सर 1 0 और 0। कुछ किताब में इसको ऐसे घेर के लिखता है, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको बंद करके लिखता है, पॉइंट ना समझ जाइएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे घेर के दे देता है आंसर। डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो ये कोसाइन लिखा होगा 1 0 0, इसका मतलब समझिएगा एक्स का मान 1, वाई का मान 0 और जेड का मान 0 ना, तब तो ये एक पॉइंट हो गया, ये है डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ, ठीक है। तो सिमिलरली नंबर 1 में अगर पूछेंगे, नंबर 2 में बोलो तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, बोलिए वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो सर यही वाला लाइन पकड़ के, है ना जी, बस यही वाला इसके साथ ले जाएंगे। वाई एक्सिस का बोले या वो लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो एक्स का मान होगा सर एक्स के साथ 90 और वाई के साथ 0 और जेड के साथ 90 बना रहा है, यानी कि 90 0 0। डायरेक्ट लिखना है इसको, देखो जी एंगल बन रहा है 90 0 और 90, एंड कॉस लगाइएगा तो आ जाएगा हमारे पास कॉस 90 कॉस 0 और फिर से कॉस 90, कितना हो जाएगा बोलिए, कॉस 90 का मान 0 1 0। तो कभी कभी 0 1 0 ऐसे लिख देगा, कभी कभी इसको लिखेगा ब्रैकेट में करके, तो घबराइएगा ना, इस पॉइंट नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ये है आपका वाई एक्सिस। चलिए इसी के साथ एक लाइन में लिख दें क्या हम, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, बोलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, क्या ऐसे लिख दें 0 0 1, समझ गए। इसीलिए देखिएगा बहुत सारे किताब में ऐसे ही लिखा रहेगा इसके ऊपर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस एक्सिस, बोलिए 0 1 0, यहाँ क्या लिखेंगे 1 0 0 ऐसे करके 1 0 0, और यहाँ कितना होगा बोलो 0 0 और 1 हो जाएगा। ये है डायरेक्शन कोसाइन किसका, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का। चलिए फिनिश कीजिए तो इसको तीनों पॉइंट को, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है जी, हर साल पूछता है ये, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसमें कंफ्यूज ना कीजिएगा, कंफ्यूज कर गए तो 2 मिनट टाइम लगा के निकाल लीजिएगा आंसर, ठीक है, गलत न लगाना खाली, कह के पूछा जाता है ये सवाल बराबर। मिटा दें, चलिए हेडिंग डालिए डायरेक्शन रेशियो। पहला टॉपिक हो चुका कंप्लीट जी, डायरेक्शन रेशियो। नंबर 2 में हम लोग बताए थे डायरेक्शन रेशियो के बारे में, याद आ रहा है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन समझ गए, कोई भी लाइन एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ जो एंगल बनाता है उसके अंदर कॉस लगा देंगे तो उसका नाम होगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उसी का नाम है डायरेक्शन कोसाइंस, है ना जी, डायरेक्शन कोसाइंस। अब मान लीजिए लाइन हमारे पास ओपी है, देखो जी लाइन हमारे पास ओपी है, ये हमारा लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास यानी एल का मान आ रहा है ए अंडर रूट कितना आ रहा है बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और एम का मान आ रहा है बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और एन का मान आ रहा है हमारे पास सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। कोई बताएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है? नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ बोलो कौन बोल रहे थे? मैग्नीट्यूड, ये ओपी का लंबाई है जी, हम लोग निकाले थे, याद कीजिएगा, एक बार खाली वाला पन्ना देख लीजिएगा, ठीक है, सब आपको याद आ जाएगा जिस दिन ये प्रूफ किए थे। चलो जी, देन द नंबर्स, ये जो नंबर्स देख रहे हैं आप, नंबर्स ए बी सी जो ऊपर लिखा हुआ है ए बी सी, जहाँ से ओ से लेके ए तक गया, ओ से लेके बी तक गया, कहीं भी जो भी पॉइंट होगा यही कहलाता है आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज,
ऑफ ओपी। ओपी का मतलब वही लाइन के बारे में बात हो रही है, लाइन के बारे में। ओपी किससे मिलाकर बना है? ओपी बना है ऑरिजिन और इस पॉइंट को जोड़ के बना है, तो डायरेक्शन रेशियो इसका ये हो जाएगा। किस रेशियो से? एक्स पर कितना कट रहा है, वाई पर कितना कट रहा है और जेड पर कितना कट रहा है, बस यही है ना। यही का नाम है डायरेक्शन रेशियो। जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 4 5, बताओ इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 3 4 5 हो जाएगा, है ना। 3 4 5 ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है कुछ ना कुछ दूरी पर होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, सब वेक्टर में भी धीरे धीरे इसको कनेक्ट करेंगे। अभी लाइन से समझना है इसको, अभी सबको समझना है लाइन के साथ। अब देखिए इसके बाद मैंने डिस्कस किया था इसी में कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, याद है? रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा बात इसका बारे में पहले से जान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल में जान रहे हैं। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, याद है? L बाई ए, M बाई एन, M बाई बी और N बाई सी, ये तीनों बराबर होता है, तीनों ही 1/r के बराबर होता है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का अनुपात हमेशा आपस में बराबर होता है। इसको उल्टा भी आप लिख सकते हैं ना जी, इसको लिख सकते हैं A बाई एल, B बाई एम और C बाई एन। यही बराबर होता है किसके? तो R के बराबर होता है। R भी लिख सकते हैं, यही वाला नंबर बराबर हो जाता है ना जी, मैग्नीट्यूड के बराबर। तो अभी छोड़ दो, ऐसे डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रखो, रेशियो बराबर होगा, है ना। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का अनुपात हमेशा आपस में बराबर होता है। कोई भी लाइन का पकड़ लीजिए, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि वही नंबर से तो दोनों चीज़ निकल रहा है ना, उसी नंबर से ही तो दोनों निकल रहा है। L M N कहाँ से निकल रहा है? उसी से निकल रहा है सर। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कनेक्शन एकदम शानदार सा है। अब देखिए अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कोई पॉइंट ऑरिजिन से कहाँ है, कोई पॉइंट है ऑरिजिन से, कोई पॉइंट है तो उसका डायरेक्शन रेशियो ABC हो जाएगा। डायरेक्शन को चूंकि यहाँ पर तो 0.00 है ना, तो इससे आप कुछ डिपेंड तो इसी पर कर रहा है, ABC पर। गड़बड़ा गया क्या? हाँ, डायरेक्शन रिलेशन बिटवीन, यहाँ से ओ रिलेशन, कोई बात नहीं, लिख दीजिए रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ना, कुछ हो गड़बड़ तो बता दिएगी, तो हमेशा रिकॉर्ड हो जाएगा ना, फिर इसको काटना भी मुश्किल हो जाएगा अगर हम कहीं पर गलती ना पकड़ाए तो। ऐसे काटने वाला काम हम करते ना, उतना काट कीजिए, अपलोड कीजिए, इधर से उधर कीजिए, उतना सीधा जो हुआ अपलोड किया। लेकिन कभी लगता है कि नहीं यहाँ पर कटना चाहिए तो उसको हम हटा देते हैं मेहनत करके थोड़ा सा। हालांकि अभी तक कटिंग करने की जरूरत तो न पड़ी है। लिखो, समझ गए डायरेक्शन डायरेक्शन। अब सुनो, ये प्रॉब्लम था क्या सर कि ये एक ठो ऑरिजिन पर था, एक ठो था कहाँ पर, कोई पॉइंट, तो सब कुछ इसी पर डिपेंड कर रहा था। सर ये हट के पॉइंट यहाँ आ जाए तो अब एक लाइन बन जाए स्पेस में, ए भी हो, बी भी हो, कुछ पी भी हो, क्यू भी हो, नहीं एक पॉइंट पी पर है, दूसरा पॉइंट कहाँ पर हो, क्यू पर। तो स्पेस में अगर 2 पॉइंट है तो कैसे उसका निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन? हाँ बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अच्छा सुनो, स्पेस में भी कोई भी लाइन है, देखो कोई भी मान लो ऐसे लाइन है, देखो कोई भी लाइन है जी, तो ये एंगल कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड का कुछ ना कुछ तो एंगल बना ही रहा है ये। अरे ऐसे करके जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसको देखो, ये अब बोलेगा सर उधर वाई के साथ कैसे एंगल बना रहा है, तो वाई के साथ भी एंगल बना है। इस लाइन को पैरेलल खाली नीचे करो, देखो एंगल बनता हुआ दिख जाएगा। एक्स के साथ भी एंगल बन रहा है, देखो जेड के साथ भी एंगल बन रहा है। हर लाइन कहीं ना कहीं तो एंगल बनेगा, जरूरी है कि लाइन ऐसे ही होना चाहिए तभी एंगल दिखेगा हमको। यहाँ भी है तब भी तो एंगल बना रहा है, तो अगर एक लाइन ऐसे है तो स्पेस में, हवा में, तब तो इसका भी तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन कोसाइन होगा, वही डिस्कस करने वाले। चलो जी, अब ऐसा लाइन पकड़ते हैं जो स्पेस में 2 पॉइंट से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, 2 पॉइंट हमको दिया गया है। आ रहे हैं अभी इसको, चलिए एक पॉइंट मान लीजिए, पकड़ लीजिए कहीं पर, यहाँ पर है एक पॉइंट, यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट मान लीजिए कहीं पर है, और क्या लेके चलो इसको ऊपर, यहाँ पर है। देखो जी, एक पॉइंट है हमारा ए, इस बार ऑरिजिन से नहीं है, इस बार डायरेक्ट आपको 2 पॉइंट दिया है, x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट कितना बताइए, x2 y2 और z2। अब ये वो लाइन है जिसका आपको पता करना है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन। इस लाइन का भी डिस्टेंस निकालना जस्ट सीखे हैं, स्टार्टिंग वाले कभी क्लास में भी जस्ट सीखे हैं कि ए से बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो आप समझ गए आप लोग। सर लेकिन ये लाइन जो ऐसे करके जा रहा है तो ये कुछ ना कुछ तो एंगल भी तो बना रहा होगा, कितना एंगल बना रहा है सर?
किसके साथ? एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। हर लाइन कुछ ना कुछ एंगल बना, अभी जस्ट बताया देखो, हर लाइन कुछ ना कुछ एंगल। जैसे ये लाइन आपको लग रहा होगा सर ये तो एंगल नहीं, तो हवा में जा रहा है, नहीं, इस लाइन को पैरेलल नीचे करो ना, देखो एंगल दिख गया, इतना बना रहा है इसके साथ। देखो इस लाइन को इधर करके देखो, देखो इसके साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। इस लाइन को इधर टेढ़ा मेढ़ा ना करना, उसी को खाली शिफ्ट करना इधर, देखो कुछ ना कुछ एंगल बना। हर लाइन एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड का एंगल बनाएगा। नॉट ओनली दिस लाइन, आपको लग रहा है यही वाला लाइन बना रहा है, अभी जस्ट ये बात बताए थे, नहीं, ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये लाइन ऐसा होगा तो क्या ये एंगल ना बना रहा है इसके साथ, देखो इधर भी बना रहा है, नीचे वाले के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, इसके बाद जेड के साथ बोल सकते हैं, वाई के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना ही रहा होगा। तो हर लाइन एंगल बनाता है, तो हर लाइन एंगल बना रहा तो सर निकालेंगे कैसे? जब तक डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन ना पता चले। अगर हमको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पता चल जाएगा ना, ये वाला ABC पता चल जाए, तो खट से हम LMN निकाल देंगे, L निकाल देंगे, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस क्या एंगल निकाल सकते हैं। यानी कि हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए इस लाइन का, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ कर लें। वेक्टर का कंसेप्ट, अगर हम लोग AB वेक्टर निकाल लें तो AB वेक्टर के साथ IJ के साथ जो गुना में आएगा वही ना कहलाता है उसका डायरेक्शन रेशियो ना जी। यूज़ कर लें वेक्टर कंसेप्ट। आइए OA बराबर बोलो कितना होगा, इसी को यूज़ करते हैं। बोलिए X1I Y1J और Z1K। OB का मान बता दीजिए कितना होगा, X2I। इसी से ज़्यादा बेहतर है, धीरे धीरे हम कनेक्ट करेंगे ही वेक्टर को, इतना पढ़े हैं इसी दिन के लिए, ताकि वेक्टर को धीरे धीरे 3D में घुसाएंगे। देखो तो AB का मान कितना हो जाएगा, बोलिए AB, हम ये लाइन पता करना चाह रहे हैं, इस लाइन का कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म तो होगा ना, वेक्टर फॉर्म IJ के फॉर्म में। तो सर OB माइनस OA ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। अब वो सब दिखाना नहीं है आपको, बैठ के ट्रायंगल लॉ सब पुराना कहानी हो गया जी, OB माइनस OA। हाँ डायरेक्ट बोलिए X2I Y2J और Z2K, घट जाएगा इसमें X1I Y1J और Z1K। थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं, ऐसे में साथ साथ घटा देते हैं। X2 माइनस X1I Y2 माइनस Y1 ना जी, Y2 माइनस Y1J और Z2 माइनस Z1K। अब बताओ ये जो लाइन निकला ये AB लाइन यही ना है AB लाइन। AB लाइन के साथ जो गुना में होता है सर IJK के साथ, कोई भी अगर एक वेक्टर आपने निकाल दिया लाइन को वेक्टर के फॉर्म में 3I प्लस में 4J प्लस में 5K, तो ये क्या होता है, यही तो बताता है डायरेक्शन रेशियो। तो पता चल गया हमको इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल दिए कैसे, A/√A² प्लस B² प्लस C², यही ना है डायरेक्शन रेशियो ABC। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ, देखो डायरेक्शन ratios of 2 points in space। यहां ध्यान देंगे, अभी राइटिंग स्टॉप करेंगे। स्पेस, देखो जी अगर स्पेस में 2 पॉइंट बैठा हुआ, हम रैंडम सा बना रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ X1 Y1, इसका बहुत काम आएगा, और दूसरा पॉइंट यहाँ बैठा हुआ है यही। अब हमको उसको थोड़ा गिरा के बना रहे हैं, देखो ऐसे 3D में दिखा के ऐसे दिखा रहे हैं हम आपको, अब यहाँ गिरा के दिखा रहे हैं ऐसे। देखो यही वो 2 पॉइंट है जिसके बीच का हमको ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता करना। तो कैसे निकाल रहे हैं, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में अगर 2 पॉइंट है उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल रहा है, देखो X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस, यानी क्या हो रहा है सर, X2 में X1 घट रहा है, पहले भी कर चुके हैं हाँ, Y2 में Y1 घट रहा है, Z2 में Z1 घट रहा है, यस बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो X2 माइनस X1, अब डायरेक्ट याद रखना आपको, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1, याद रहेगा। ये है डायरेक्शन रेशियो किस लाइन का। अगर 2 पॉइंट आपको दे दे, अब बोले उस 2 पॉइंट से मिलके बनने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताइए, तो सीधा बोलेंगे x को x के साथ घटाएंगे, y को y के साथ घटाएंगे, z को z के साथ घटाएंगे। जो नंबर आएगा यही नंबर है a, ये है b और ये है c, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। बात समझ में आई। ABC अगर पता चल गया तो हम बता सकते हैं सर L बराबर a/√, क्या लिख देंगे बोलो, a² प्लस b² प्लस, ये ना अभी आपको 2 चीज़ दिख रहा है, ये मतलब 5 रहता है, ये 3 रहता, तो 5 3 घट के कितना हो जाता, 2 हो जाता। ये 7 रहता और 9 रहता तो घट के कितना, 1 नंबर आ जाता। ये 10 रहता और 5 घट के 5 आ जाता, यानी कि 1 नंबर न है ये। अब ABC अगर पता चल गया, L निकाल दीजिए आप फट से, L निकल गया तो cos निकल गया, मान लो इसका मान आ गया कैलकुलेशन करके 1/2, तो बोलेंगे सर cos अल्फा बराबर 1/2, बोलो इसका मतलब अल्फा बराबर 60 डिग्री। बता दिया, ये लाइन 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, अभी नहीं पता कि इतना आ रहा है, जो भी आएगा उस हिसाब से निकाल सकते हैं। मेन चैलेंजिंग था ABC निकालना। देखिए इसको जल्दी से लिखिए, तो
अच्छा अब बताइए कि अगर हमने इसको निकाल दिया है जी ABC, तो क्या आप डायरेक्शन रेशियो निकाल जो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं इसका? डायरेक्शन कोसाइन आराम से निकाल सकते हैं। आपको बस याद रखना है 2 पॉइंट अगर हमको पता है ना, ये बहुत काम आएगा। 2 पॉइंट अगर हमको पता है दोनों के बीच का डायरेक्शन रेशियो कितना होता है, तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। जैसे हम बोलेंगे बताओ जी, एक पॉइंट है यहाँ पर 5, 3, 9 और दूसरा पॉइंट यहाँ पर कितना है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं 7, 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। अब मैंने पूछा बताओ इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर x2 - x1 यानी कि 5 - 7। आगे बढ़िए y2 - y1, एक तो घटाना है, इधर वाले को इधर घटा रहे तो भी ठीक है, उधर वाले तो भी ठीक है। देखो अगर आप इसको इसमें घटा रहे हैं तो मान लो डायरेक्शन ऐसा आया होगा, इसमें अगर इसको घटा दिया डायरेक्शन इधर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अरे लाइन तो वही ना है, डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन बदलने से कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन बदलने से कोई दिक्कत। मान लो अगर 2 लाइन हमको परपेंडिकुलर दिखा, आगे चल के देखेंगे स्पेस में अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर दिखाना होगा तो हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इधर निकाल लो चाहे इधर निकाल लो, रहेगा तो लंबे ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कितना हो गया बोलिए, 1 में से कितना घटेगा -3 और कितना घटेगा जी आबिद, 5 में से -9। अब कितना हो गया बोलिए, ये हो गया -2 और -4। ये हो गया उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो इन दोनों पॉइंट से मिलके बन रहा होगा। बात समझ में आई? देखिए एग्जांपल। अब बोलेगा इसका L निकालिए M निकालिए, तो खर्चा आप निकाल सकते हैं, हमको पता चल चुका है ABC पता चल गया तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं अब इसका। हाँ LMN फार्मूला लगाइए, खेल ख़त्म। और क्या, देखो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, ये है ना जी 5 करोड़ का। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो और 2 - 6 - 3। बोलो जी, कह रहा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया है 2 - 6 और 3। क्या ये बच्चा वाला सवाल ना है? LMN निकालना है, ABC दे दिया है। क्या सवाल लिखे हैं, समझ गए आप लोग, है ना जी? 5 में से 7 दिया है, उधर से इधर घटा रहे हैं हम लोग, उधर से। देखिए आप लोग तुरंत पकड़ लिए। कह रहा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है, तो ये ए रेशियो का मतलब क्या, A का मान, B का मान, C का मान दे दिया। L पूछ रहा आपसे, तो L बराबर कितना होता है, A बटे अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। मार दे शॉर्टकट, 2 बटे कितना हो गया 4, 36 और 9, 36 9 40, 36 4 40 और 4 44 ना, सॉरी यहाँ 9 हो रहा 49, 2 बटे 7। यस एकदम ठीक पकड़ लिया। M का मान बोल दो जी, तो -6 बटे 7 हो जाएगा। अरे 7 तो सब में वही ना आने वाला है। और N का मान कितना होगा 3 बटे 7। क्या यान समझ में आया, पकड़ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है? या ऐसा ही ऐसा सवाल पूछेगा। देखो अगला सवाल कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। इस बार कह रहा है इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो इस बार जो है ना घुमा के आपसे बोल दिया है वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। तो वेक्टर का पहले बार में डायरेक्शन रेशियो बता दिया था, इस बार वेक्टर बताया। तो ये जो नंबर होता है ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ही तो होता है। A का मान हो गया 2, B का मान हो गया 1 और C का मान हो गया -2। क्या जी 3 आ रहा है, 2 2 4 4 4 8 1 9। यस 2 बटे 3 1 बटे, खर्च से आपने निकाल दिया। LMN निकल गया, तो आप कॉस अल्फा भी बीटा भी सब निकाल सकते हैं, सब कम हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर भी तो एक लाइन है ना होता है जी, वेक्टर भी तो एक लाइन ही होता है, तो लाइन ही का तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा। चलो ये बन जाएगा। अच्छा बताओ इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो क्या ना निकाल सकते हैं आप लोग, IJ नहीं है, J 0 हो जाएगा, बीच वाला 0 गायब हो जाएगा। ठीक है चलिए इसको निकाल लीजिए, एकदम आराम से निकल जाएगा आप लोगों से। चलो जी फिर से देखो अगला सवाल देखते जाना, बनाते जाना, रुकना नहीं है। देखो कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। कह रहा है कि एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताइए जो x के साथ बना रहा है 90 डिग्री, y के साथ बना रहा है 100, जो भी एंगल लिख देना, आप सोचना ना कि सर 135, और z के साथ बना रहा है 45, जो भी है लिख दिया। तो अल्फा का मान कितना बोलिए 90, बीटा का मान कितना बोलिए 135 और गामा का मान कितना 45। 135 का मान निकालना आप लोग नहीं आते हैं, क्वाड्रेंट फार्मूला 11 में जो पढ़े हैं आप, हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, बोलिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा
कॉस बीटा सर और कॉस गामा। LMN लिखना तो लिख दो LMN। कॉस 90 तो डायरेक्ट जानते हैं, कॉस हो गया 135। अब मान डायरेक्ट नहीं याद है तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका मान तो सीधा हो गया 0। इसको बोलेंगे सर कॉस 90 डिग्री और प्लस थीटा, थीटा का मतलब 45 डिग्री लिखना तो लिख दो। 135 को 90 प्लस 45 लिखेंगे। ये हो गया कॉस 45 तो होता ही है 1/√0। ये हो गया कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 45 1/√2 तो हो गया 0 माइनस 1/√2 1/√2 हो गया आंसर। यही है उसका डायरेक्शन कोसाइन। नहीं है इजी, इजी ना है, एकदम आराम से बनेगा। लिखो इसको जल्दी से, लिखना है नहीं लिखने का मन कर रहा है, समझ गए आप लोग। एक तो मेरा इंक खत्म हो रहा है, हम भी सोच सोच के लिख रहे हैं, कर देना। कह रहा है इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रूव दैट इतना बड़ा इतना। कितने लोग कर सकते हैं इसको साबित? देखिए जी, कह रहा ये सवाल अच्छा, ये सवाल हम लिखते हैं, एक सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए। कह रहा इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स, कह रहा एक लाइन है जो एंगल्स बनाता है जी अल्फा बीटा गामा, जाहिर सी बात यही एंगल बनाता ही है, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कह रहा साबित कीजिए, प्रूव डैट, क्या साबित करना है? साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का मान होगा 2। कितने लोग कर सकते हैं इसको? बोलिए। कुछ नहीं करेंगे, चेंज कर देंगे और वही कट जाएगा जी, जुड़ जाएगा, 2 उधर 1 इधर जुड़ जाएगा। हाँ, मोटा मोटी आप लोग समझ चुके हैं, वेरी गुड। देखो जी, देखो जी, एग्जांपल के यहाँ डायरेक्ट आंसर ही देख लिया है लड़का, बहुत पहले देख लिया है। देखो जी, एक लाइन है, अल्फा बना रहा, बीटा बना रहा और गामा, कोई बात नहीं, जो नहीं देखे वो देखिए। सर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, एक लाइन साफ दे दिया है। तो बता दीजिए एल का मान कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा। एम का मान कितना हो जाएगा बताइए? कॉस बीटा। और एन का मान क्या, अभी छोड़ो ना, इसको जो लाना है, अभी हम जानते हैं कि LMN अल्फा बीटा गामा बन रहा, तो कुछ ऐसा होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और हम लोग जानते हैं वी नो डैट, है ना जी, हम लोग जानते हैं कि सर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है। तो L का मतलब सर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो गया गामा। अब बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा हमको लाना है सबको साइन में, तो कॉस को साइन में बदलना नहीं जानते हैं आप लोग? 10th से पढ़े कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना जी। कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा सर। कॉस स्क्वायर गामा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। चलो जी, सब साइन आदमी को उधर कर दीजिए, अब 1 को इधर कर दीजिए, तो 1 1 1 जुड़ गया, 1 1 1 जुड़ के हो गया 3, माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा और माइनस में साइन स्क्वायर गामा, है ना जी। अब बराबर 1, इस 1 को इधर लाइए, बाकी इसको उधर कीजिए, तो 3 में से 1 घट जाएगा के, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर घट गया। तो बोलो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा बराबर हो गया 2। ऐसा ना करना है, भारी पड़ जाएगा प्रूफ। लिखो जल्दी से। तो हम एक सवाल दे रहे हैं तुमको बनाने के लिए, भी बनाओ, लो पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो, आज के लिए आखिरी सवाल। और उसके बाद सवाल सब बना के आइएगा, मज़ा आएगा आपको सवाल बनाने में। अगले क्लास से हम आपको बताएंगे LMN पता है कैसे एंगल निकालते हैं, ठीक है, पूरा एंगल, 2 लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। 2 लाइन अगर स्पेस में कट रहा है और दोनों का डायरेक्शन कोसाइन पता है तो कैसे एंगल निकालते हैं। हाँ, सिग्मा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा का मान होने वाला है यूज़, तो उस हम आपको अगले क्लास में सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, इसी के साथ ज़रा सा मुझको निकाल के दिखाइएगा आप लोग। किताब कोई ना खोलेंगे, अभी दिमाग लगाएंगे खाली। इफ़, अच्छा किए, इफ़ ए लाइन मैक्स, वैसा ही सवाल है, बस देखते हैं यहाँ पर फार्मूला 11 वाला किसको तो याद है, हल्का सा हम हिंट कर देते हैं मोस्ट वांटेड फार्मूला का। देख लिए, अल्फ़ा बीटा और गामा। हाँ, वेरी गुड, चलो, यानी कि याद है आप लोगों को, अल्फ़ा बीटा गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना रहा है। तो कहता है साबित कीजिए, प्रूव डैट, वही कहानी है, सेम वही कहानी, प्रूव डैट, लेकिन साबित करने वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 बीटा और कॉस 2 गामा। कीजिए तो ज़रा देखें, अगर कर दिए तो समझो कि आपको अच्छे समझ में आ चुका है ये चीज़। -1 होगा, यही कह रहा है, साबित कीजिए। चलो दिमाग लगा दूँ, बस आज के लिए आखिरी सवाल है, ले आए हो?
हो गया, घुमा फिरा के प्रूफ हो गया ना, जैसे भी ला सकते हो। देखो अब बताइए अल्फ़ा बीटा गामा तो कहानी वही हो गया जी, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। सबसे पहले तो वही बोलेंगे सर अल्फ़ा बीटा गामा, एंगल बन रहा अल्फ़ा, ये वाला लाइन अल्फ़ा बना रहा, बीटा बना रहा, गामा बना रहा, तो वही कहानी हो गया एल बराबर कॉस अल्फ़ा, ये तो वहीं से न चलेगा, एम बराबर कितना कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा, यही ना होगा। तो देखिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फार्मूला तो यही होता है हमारे पास, बनता है 1, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर कितना हो गया बोलो गामा, इसका मान 1 हो गया। अब इसको घुमा के लेके जाना आपको, यहाँ रिजल्ट तो हमारा ही है मेन, यही घूम के अलग अलग फॉर्म बनेगा। तो याद कीजिए एक तो फार्मूला आपको पढ़ाए थे 11th क्लास में, क्या था फार्मूला जी, ये था सर 1 प्लस में कॉस 2a कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। तो अगर कोई पूछे कॉस स्क्वायर ए का मान तो क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा सर 1 प्लस में कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 ना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बोलो, हमको 2 एंगल के लेके चलना है, तो 1 प्लस में कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस में कॉस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस में कॉस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2, बस हो गया बराबर 1। चलो जी एलसीएम ले लो फटाफट, 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करते हैं साथ साथ। 1 प्लस में कॉस 2 अल्फ़ा, 1 प्लस में कॉस 2 बीटा और 1 प्लस में कॉस 2 गामा, यस 2 गुना हो गया उधर जाके, इधर हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 जुड़ के कितना हो गया 3 और 3 उधर जाके घट जाएगा, तो कॉस 2 अल्फ़ा डायरेक्ट लिख दें, कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 बीटा और प्लस में कॉस 2 गामा बराबर कितना होगा -1, हो गया प्रूव। ठीक है, अब देखो सवाल कहाँ तक बना के आप लोग को आना है। सवाल एकदम आराम से आपसे बनेगा जी, बहुत सारे सवाल इसमें बनाने के लिए स्टार्ट कीजिएगा बनाना। देखिए पहला नंबर सब बन जाएगा, दूसरा नंबर 2 पॉइंट दिया है, सुनोगे 2 पॉइंट दिया तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, फिर निकलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यानी कि LMN। 2 पॉइंट दिया है तो कैसे निकालते हैं, x2 - x1 y2 - y1 करके। अच्छा तो फिर तो सवाल सब अच्छा आ गया, 3 4 5 तक ट्राई कर सकते हैं, 5 6 ना। परपेंडिकुलर वाला भी कैसे कीजिएगा, 90 की तो जानते ही नहीं अब यार। शो डैट द लाइन सेगमेंट इतना परपेंडिकुलर टू नहीं ना, 3 भी नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर वाला भी बताया ही नहीं है, एंगल भी निकालना भी सिखाया नहीं है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स। हाँ जी 17 बना सकते हैं आप लोग, 17 नंबर बना सकते हैं, 18 नंबर बना सकते हैं। हाँ 17 में LMN निकालना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा लगाना है, एंगल पता चलेगा, बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस का कितना एंगल बना, तो वही अल्फा बीटा गामा बनाता है, मतलब को डायरेक्शन कोसाइन चाहिए सिर्फ। तो 17 बना लीजिएगा, 18 बना लीजिएगा, 1 2 बनाइएगा बस, ठीक है। देखो तो एक बार 1 2 कल बता देंगे तो उसके बाद आप कोई भी सवाल फिर बना सकते हैं। इसका ये वाला एक्सरसाइज अच्छे से बनाइए, आगे 3D में बहुत काम आएगा, जो स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे हम लोग। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।